नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड नामक अध्याय के इस 12वें व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। 11वें व्याख्यान में हमने सांद्रता सेल व विद्युत वाहक बल मापन के उपयोग पढ़े थे। मेजरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ और यूजेज ऑफ कंसंट्रेशन सेल एंड EFF मेजरमेंट। और उसमें हमने पढ़ा था कि किसी आयन की संयोजकता का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, किसी अननोन आयन की वैलेंसी निकाल सकते हैं, विलेयता गुणनफल और विलेयता, अल्पविलेय लवणों की विलेयता और उनका विलेयता गुणनफल का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा उपयोग पढ़ा था हमने कि विद्युत अपघट्य के सक्रियता गुणांक का निर्धारण कर सकते हैं। सक्रियता गुणांक मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये 3 जो उपयोग है, एप्लीकेशंस जो हैं वो EMF की या तो परीक्षा में EMF के एप्लीकेशंस के रूप में पूछे जा सकते हैं या सांद्रता सेल के उपयोग के पूछे जा सकते हैं। वो हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो पढ़ेंगे। ये भी उपयोग है EMF का या सांद्रता सेल का, और यह है विभव मूलक अनुमापन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये उसी तरीके से है जैसे पहले अपन चालकता मूलक अनुमापन पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में। उसी तरीके से ये विभव मूलक अनुमापन है। वहाँ चालकता को आयतन के विरुद्ध आलेखित किया जाता था, यहाँ EMF को आयतन के विरुद्ध आलेखित किया जाएगा। तो विभव मूलक अनुमापन क्या होते हैं? इन अनुमापनों में विद्युत वाहक बल के मान के द्वारा अंतिम बिंदु को ज्ञात करने की विधि है किया जाता है। अनुमापनों में विद्युत वाहक बल के मान द्वारा अंतिम बिंदु को ज्ञात करने की विधि को ही विभव मूलक अनुमापन कहते हैं। इसमें किसी उपयुक्त इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में अनुमापन करते हैं। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो किसी उपयुक्त इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में अनुमापन करते हैं, है ना। और ये जो इलेक्ट्रोड जो हम सेलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं सूचक इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तथा अनुमाप्य विलयन में अनुमापक मिलाने पर इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर आता है उसे नापते हैं। अनुमापक जो ऊपर ब्यूरेट में लिया जाता है वो अनुमापक होता है, और जो नीचे बीकर में जिसमें अनुमापक मिलाते हैं ब्यूरेट से, वो अनुमाप्य कहलाता है। तो अनुमाप्य विलयन में अनुमापक मिलाने पर इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर आता है उसको नापते हैं। अंतिम बिंदु पर विद्युत वाहक बल में तीव्रता से परिवर्तन होता है। एंड पॉइंट आते से EMF जो है वो तेजी से चेंज होता है। अनुमापक विलयन के आयतन के विरुद्ध विद्युत वाहक बल को आलेखित कर नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करते हैं। अनुमापक का आयतन और EMF के अगेंस्ट जो ग्राफ खींचते हैं EMF और अनुमापक के आयतन में, और उससे ये जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं उसको, नति परिवर्तन बिंदु या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो ज्ञात कर लिया जाता है। विभव मूलक अनुमापनों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। 3 तरीके के विभव मूलक अनुमापन है: अम्ल क्षार अनुमापन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन और अवक्षेपण अनुमापन, है ना। ये तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अम्ल क्षार अनुमापन क्या होते हैं? सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन। अम्ल क्षार की उदासीनीकरण में जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं अपन तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण में हमेशा
H प्लस व OH माइनस आयनों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। हमेशा कंसंट्रेशन चेंज H प्लस आयन और OH माइनस आयन रिएक्ट करते हैं। कोई सा एसिड या कोई सा बेस हो, कोई सा अम्ल कोई सा क्षार हो, हमेशा अभिक्रिया किसकी होती है? H प्लस आयनों की और OH माइनस आयनों की, है ना। तो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण में हमेशा H प्लस व OH माइनस आयनों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। अतः इस अनुमापन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। तो अब जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सूचक इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे। तो अम्ल क्षार अनुमापनों में चूंकि हमेशा H प्लस और OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है, इसलिए H प्लस आयन की परिवर्तन आयनों की सांद्रता में परिवर्तन को नापने के लिए हम हमेशा जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो काम में सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं, तथा एन कैलुमल इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं, है ना। और कैलुमल इलेक्ट्रोड, नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड को, एन फॉर नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। हमने पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़े थे अलग अलग, मानक हाइड्रोजन और कैलुमल, है ना। तो एन कैलुमल इलेक्ट्रोड जो है वो सब जो सर्वाधिक जो है उपयोग में लाया जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में तो ले लिया एन कैलुमल इलेक्ट्रोड, और सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अम्ल क्षार अनुमापन में ये सेल बन गया अपना हमारा, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और सूचक इलेक्ट्रोड और कैलुमल इलेक्ट्रोड लेंगे संदर्भ रेफरेंस, जिसके कंपैरिजन करके हम नापेंगे। तो पीएच परिवर्तन के कारण सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे पीएच चेंज होती है, अम्ल और क्षार का अनुमापन करेंगे तो H प्लस आयनों की सांद्रता में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, वैसे वैसे ईएमएफ में भी, ईएमएफ के मान में भी परिवर्तन होगा। तो पीएच में परिवर्तन के कारण सेल के विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन होगा। जैसे सेल ये है Pth2H प्लस आयन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। हाइड्रोजन प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के ऊपर H प्लस आयन, और ये सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है किसके साथ? कैलुमल इलेक्ट्रोड के साथ। कौन सा कैलुमल इलेक्ट्रोड लिया अपन ने? नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो सेल बन गया, इस सेल का ईएमएफ क्या होगा? E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF, और उस सब की वैल्यू रख दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कह रहे हैं हम, इसलिए माइनस 0.0591 RT अपॉन NF की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू 1, तो 0.0591 लॉग राइट अपॉन लेफ्ट। तो राइट कैलुमल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ अपॉन H प्लस आयन का, है ना। तो E हो जाएगा E इजिकल टू E0 मानक उसका H हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव को शून्य माना जाता है, तो ये शून्य, और ये H ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया E इजिकल टू 0.0591 लॉग H प्लस। तो अनुमापन ये इससे हम ईएमएफ जो निकाल लेंगे, है ना। अब इसको कैसे करेंगे? अनुमापन में क्षार को तो ब्यूरेट में लेते हैं, तथा हर बार क्षार डालने के बाद विलयन को हिलाकर उसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ माप लेते हैं। तो ब्यूरेट में तो क्षार भर लिया, और नीचे सेल में ये जो हमने वो लिया है विलयन, और उसको सॉरी ये अम्ल जो है वो नीचे ले लिया, है ना। सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो अम्ल ले लिया और ब्यूरेट में क्षार भर लिया, और हर बार थोड़ा सा क्षार डालेंगे और उसको हिलाएंगे, और हिलाने के बाद उसका ईएमएफ निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे कई रीडिंग ले लेंगे। अब अनुमापक विलयन के आयतन को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध आलेखित करते हैं। तो यहाँ राइट साइड में तो अनुमापक क्षार का आयतन, अनुमापक तो ब्यूरेट से डाला हमने, उसका आयतन, और लेफ्ट साइड में ईएमएफ, ये वाई एक्सिस पे तो ईएमएफ और एक्स एक्सिस पे
क्षार का आयतन। तो इसके विरुद्ध ये हमने अनुमापक विलयन के आयतन को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध आलेखित कर लेते हैं। इस तरीके से आलेखित कर लिया। तो उदासीन बिंदु पर विद्युत वाहक बलों में एकदम तीव्र परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे क्षार का आयतन बढ़ रहा है वैसे वैसे ईएमएफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा ये शार्प एकदम शूट कर जाएगा ऊपर, है ना। ये सीधी खड़ी लाइन है ना, लगभग खड़ी लाइन है ना। तो इस तरीके से ये खड़ी लाइन ये दर्शा रही है कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। तो जैसे ही उदासीनीकरण हो जाएगा वैसे ही ये शार्प परिवर्तन इसके अंदर ये इस तरीके का होगा, है ना। कड़िया तो उदासीनी बिंदु पर विद्युत वाहक बलों में एकदम तीव्र परिवर्तन होता है। इस तरीके से शार्प परिवर्तन ये एफएम में होगा और ये वापस फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके का एंड। अच्छा, अब इसमें कई बार जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है बिल्कुल एकदम खड़ी लाइन है, तो यहाँ पे अपन एंड पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं। कई बार ये बड़ा वेग से आता है, ये मतलब एकदम शार्प खड़ी लाइन नहीं आती, थोड़ा ऐसे। तो अब कौन सी जगह से नापेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, ये करते हैं कि सही अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी को क्षार के आयतन के विरुद्ध आलेखित करते हैं। तो यहाँ पे जब ये एम्बिगुअस सा हो, जब एग्जैक्ट अपन को वैल्यू नहीं पता लग रही हो, उस समय क्या करते हैं, सही बिंदु ज्ञात नहीं होता है, तो सही अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी, है ना, इसके विरुद्ध इसकी वैल्यू निकालते हैं, और क्षार का आयतन, इसके क्षार के आयतन के विरुद्ध ई की जगह, सिंपल ईएमएफ की जगह डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी को आलेखित करते हैं। तो इस तरीके की हमें ग्राफ मिलती है। और इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, उच्चिष्ट बिंदु, है ना, ये उच्चतम बिंदु जो है, ये क्षार, ये जो है अंतिम बिंदु, ये एंड पॉइंट होता है। इसके सामने जितना ये जो क्षार का आयतन है, ये जो है वो इसका अंतिम बिंदु होता है। तो जब ईएमएफ और क्षार के ग्राफ से स्पष्ट ना हो रहा हो, सही अंतिम बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उस समय डेल्टा ई और डेल्टा वी के विरुद्ध इसको क्षार के आयतन के विरुद्ध आलेखित कर लेते हैं, और इस क्षार के इस आरेख के उच्चतम बिंदु पर अंतिम बिंदु ये हमें प्राप्त होता है। तो ये रहा अम्ल क्षार अनुमापन, है ना। अब इस अम्ल क्षार अनुमापन में अपन चूंकि ईएमएफ के मान से इसको निकाला, इसलिए ये कहलाता है विभव मूलक अनुमापन। दूसरा विभव मूलक अनुमापन का वो है आक्सीकरण अपचयन अनुमापन। ऊपर वाले में तो अम्ल क्षार का अनुमापन किया था, यहाँ आक्सीकरण और अपचयन होगा। आक्सीकरण अपचयन अनुमापनों में अंत बिंदु या अंतिम बिंदु का निर्धारण भी इस विधि से किया जाता है। आक्सीकरण अनुमापन अपचयन अनुमापनों में अंत बिंदु का निर्धारण भी इस विधि से, ईएमएफ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन भी किए जा सकते हैं। एक उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए FeSO4 के विलयन को बीकर में लेकर ब्यूरेट में मानक K2Cr2O7 से अनुमापन करते हैं। एक एग्जाम्पल लें अपन के फेरस सल्फेट को तो हमने नीचे बीकर या जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें ले लिया, और ब्यूरेट में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ले लिया। इनमें सूचक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के बजाय अक्रिय धातु जैसे प्लेटिनम, सिल्वर आदि का होता है। तो इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लेते, इसमें जो सूचक इलेक्ट्रोड लेते हैं वो प्लेटिनम का लेते, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम प्लेटिनम का लेते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम लेते हैं जो कि अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है ना, क्रिया कम करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड्स। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि विभव मूलक अनुमापनों में सबसे महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रोड का चयन, कौन सा इलेक्ट्रोड हम सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो इन केसेस में ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापनों में जो इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड लेते हैं वो लेते हैं प्लेटिनम का। तो जैसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और या सिल्वर का कोई भी अक्रिय धातु का
इलेक्ट्रोड इसमें लिया जाता है। उपरोक्त अनुमापन के विलयन में फेरस व फेरिक आयन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ उत्क्रमणीय होते हैं। तो जो सॉल्यूशन लेते हैं फेरस सल्फेट का, उसमें फेरस या फेरिक आयन होंगे तो वो प्लेटिनम के साथ उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया, प्लेटिनम को डाला हमने FeSO4 के सोल्यूशन में, तो ये मानते कि हम इसमें जो प्लेटिनम जो है वो फेरस और फेरिक आयनों के साथ उत्क्रमणीय होगा। अतः यह ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन अपचयन इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा ये सूचक इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को मानक कैलुमल इलेक्ट्रोड से जोड़कर सेल बना लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपना वही कैलुमल इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर तो चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो है वो विभव एनोड और कैथोड कौन सा काम करेगा उस हिसाब से इस तरीके से जुड़े थे। यहाँ पे उल्टा होगा, इसका इलेक्ट्रोड है ना, तो कैलुमल इलेक्ट्रोड और ये तो जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले व्याख्यानों में, तो कैलुमल इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में जुड़ेगा, तब इसका EMF पॉजिटिव आएगा इस सेल का। तो ये सेल हमारा बन गया। ये तो सूचक इलेक्ट्रोड हो गया और ये जो है वो संदर्भ इलेक्ट्रोड हो गया। इस सेल का EMF E=E0 प्लस 0.0591 लॉग राइट अपॉन लेफ्ट है ना, तो Fe3+ अपॉन Fe2+ ये आ जाएगा। तो ये इससे EMF हम निकाल लेंगे। सेल के EMF को K2Cr2 के प्रयुक्त आयतन के विरुद्ध आलेखित किया जाता है। तो जैसे ऊपर यहाँ हमने डिटेल में बताया, आप बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्षार का आयतन था, उसकी जगह यहाँ पे जो चीज ब्यूरेट में लेते हैं, तो ब्यूरेट में यहाँ कौन सा ले रहे हैं, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 के सोल्यूशन के विरुद्ध यहाँ पे EMF को ग्राफ खींच के, जैसे ऐसे अगर इससे नहीं आती वैल्यू तो सही अंतिम बिंदु प्राप्त नहीं कर पा रहे हम, तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा V के विरुद्ध कर लेंगे। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल सूचक इलेक्ट्रोड का है कि यहाँ सूचक इलेक्ट्रोड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापनों में किसी अक्रिय धातु को उस सॉल्यूशन में डालते हैं। बहुत सिंपल करने की बात अगर बात करें तो बहुत सिंपल बात है कि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में सीधे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हमने एक डाल रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड हमें मिल गया और इस इलेक्ट्रोड को हमने उसके साथ संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ, संदर्भ हम वही लेते हैं N कैलुमल इलेक्ट्रोड, तो संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के सेल बना दिया और सेल का EMF अलग अलग सांद्रताओं पर इसमें फेरस सल्फेट में थोड़ा सा ऊपर से ब्यूरेट से थोड़ा सा K2Cr2O7 डाला, उसको हिलाया और उसका EMF निकाल दिया। इसी तरीके से अलग अलग थोड़ा थोड़ा K2Cr2O7 डाल के और EMF ज्ञात कर लेंगे और इन EMF के मानों को K2Cr2O7 के जो विलयन है जो डाला, जो मान उसकी रीडिंग है कितना है, उसके विरुद्ध आलेखित करके, और इस तरीके से जैसे वो ये तरीका जो है वो कॉमन है हर एक में, है ना। किस तरीके से अपन ये ब्यूरेट से जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसके आयतन के विरुद्ध EMF को आलेखित करेंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापनों का भी इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं अंतिम बिंदु। अब लास्ट जो इसका विभव मूलक अनुमापन है वो है अवक्षेपण अनुमापन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इन अनुमापनों में अनुमापक व अनुमापक की अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है। अवक्षेपण अनुमापन नाम ही इस वजह से है कि दो इनको जब मिलाएंगे तो एक प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। जैसे उदाहरण इसका सबसे बढ़िया और कॉमन उदाहरण है कि सिल्वर नाइट्रेट में KCl मिला दें। सिल्वर नाइट्रेट के मानकीकरण के लिए KCl का मानक विलयन लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, है ना, इनके ये आयन होंगे और ये क्या बन जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट और पोटेशियम नाइट्रेट।
ये अवलेय है तो ये नीचे बैठ जाएगा और इसमें ये आयन देंगे। तो अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड, सूचक इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करेंगे? सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में चांदी का इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट है ना चूंकि, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलय में सिल्वर जो है वो यहाँ पर सिल्वर परिवर्तन किस में होगा? आप इस समीकरण से देखिए कि सिल्वर आयन जो है उनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। सिल्वर आयन जो है यहाँ से सिल्वर आयन और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे पोटेशियम क्लोराइड ऊपर मिलाएंगे अपन ब्यूरेट से, वैसे वैसे इसमें से जो नीचे सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट में से जो सिल्वर आयन है वो सिल्वर आयन क्रिया कर करके और सिल्वर क्लोराइड बनाते जाएंगे और नीचे प्रेसिपिटेट बैठता जाएगा। तो सिल्वर आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो जब सिल्वर आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो हमें सूचक इलेक्ट्रोड कौन सा लेना चाहिए? सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेना चाहिए। तो सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में चांदी का इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। यही में इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सूचक हमें सिलेक्ट करना है। प्राप्त सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड के विभव के मान कैलोमल इलेक्ट्रोड से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसे यहाँ सेल लिखा हमने, है ना, यहाँ पे सेल लिखा जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विरुद्ध, ऐसे ही सिल्वर इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये सेल बना लेंगे और सेल बनाने के बाद उसका ईएमएफ यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ई सिल्वर, ये सिल्वर है, स्टैंडर्ड प्लस 0.0591 लॉग सिल्वर आयन का परिवर्तन। अंतिम मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखा है ना, और समय के अनुसार आप लिख सकते हैं। अगर समय आपके पास परीक्षा में है तो आप इसका इलेक्ट्रोड भी, इसका सेल भी लिख सकते हैं और सेल का अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो इसको छोटा बड़ा करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही अंतिम बिंदु पर विभव में तेजी से परिवर्तन होता है पहले प्रयोग के समान। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, इसलिए कि जितना समय हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको एलोबोरेट कर सकते हैं। सिद्धांत या मेन चीज वही है इन अनुमापनों में कि आपको एक सूचक इलेक्ट्रोड लेना है, एक सूचक इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना है और उसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बनाना है और उस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। ब्यूरेट में से जो अनुमापक है वो उस जिसका अनुमापन करना है उसमें डाल के थोड़ी थोड़ी मात्रा में और ईएमएफ की विभिन्न मान, विभिन्न रीडिंग्स हमें लेनी है और ईएमएफ और अनुमापक के आयतन के विरुद्ध इसका आलेखित करके और अंतिम बिंदु ज्ञात करना है। अंतिम बिंदु अगर स्पष्ट न हो उस अवस्था में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी को इसके क्षार के आयतन के विरुद्ध आलेखित करते हैं। ये मेन चीजें इसकी हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बताया कि आप इन तीनों प्रकार के विभव मूलक अनुमापनों में, अम्ल क्षार अनुमापन में, ऑक्सीकरण अनुमापन में, अवक्षेपण अनुमापन में, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप इसमें संदर्भ इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करें। तो ये तो स्पष्ट है आपको कि चूंकि अम्ल क्षार अनुमापन में तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार हो उसमें हमेशा H+ आयन और OH- आयन ही क्रिया करते हैं और H+ आयनों की सांद्रता में परिवर्तन को सबसे अच्छी तरीके से नापा जा सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। इसलिए अम्ल क्षार अनुमापनों में तो कोई समस्या नहीं है, हमेशा सूचक इलेक्ट्रोड जो है वो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लेते हैं। अच्छा, संदर्भ इलेक्ट्रोड जैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले 2-3 संदर्भ इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब चूंकि सिल्वर महंगा होता था इसलिए कैलोमल इलेक्ट्रोड सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला संदर्भ इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हैंडल करना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हैंडल करना मुश्किल है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को एक वायुमंडलीय दाब पर जो है उसमें प्रवाहित करना होता है। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में तो कैलोमल इलेक्ट्रोड फिक्स्ड है। अम्ल क्षार अनुमापन में चूंकि हाइड्रोजन हमेशा H+ और OH- ही क्रिया करेंगे, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में
इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तो फिक्स्ड है कि ये सेल बनेगा। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापनों में चूंकि अपन किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, है ना, तो जिसकी अभिक्रिया करा रहे हैं वो सॉल्यूशन तो अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले लेंगे। और जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट की क्रिया करा रहे तो इसमें ही ऑक्सीकरण फेरस और फेरिक आयनों का होगा, तो अब ऑक्सीकरण परिवर्तन होगा, तो ऑक्सीकरण अपचयन इसमें हो रहा है। तो इसमें सबसे आसान है कि इसमें कोई अक्रिय धातु का इलेक्ट्रोड इसमें इस्तेमाल कर रहे हो। अक्रिय धातु का आपने पढ़ा है स्पष्ट रूप से, प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम का ऑक्साइड होता है, तो उससे लेपित प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसमें डाल देते हैं और ये संदर्भ इलेक्ट्रोड हो गया, सॉरी ये सूचक इलेक्ट्रोड हो गया। और इस सूचक इलेक्ट्रोड में ये डाला हुआ है फेरस सल्फेट में प्लेटिनम का, और उसको फिर वही अपने संदर्भ इलेक्ट्रोड वही है अपना कैलुमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बना लेते हैं। अवक्षेपण अनुमापन में भी उसी तरीके से है कि जिसका अवक्षेपण हो रहा है तो जो आयनों का परिवर्तन हम देख लें, यहाँ पे सिल्वर आयनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि KCl की सांद्रता पोटेशियम आयन की सांद्रता तो पहले से जैसे पहले वैसी बाद में रहेगी। परिवर्तन किस में होगा? सिल्वर आयनों की सांद्रता में। इसलिए सिल्वर का इलेक्ट्रोड हम इसमें ले लेते हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना होता है कि सूचक इलेक्ट्रोड हम कौन सा लें, और संदर्भ इलेक्ट्रोड अपने वो फिक्स्ड है। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड और सूचक इलेक्ट्रोड को जोड़कर सेल बना लेते हैं, उस सेल का EMF ज्ञात करते हैं और अनुमापक ब्यूरेट से डाल के उस विलयन में अलग अलग सांद्रताओं पर EMF ज्ञात करते हैं। उन अलग अलग सांद्रताओं के EMF को आलेखित कर लेते हैं क्षार के आयतन और उसके विरुद्ध, और उससे एंड पॉइंट हमें ज्ञात हो जाता है। इससे स्पष्ट एंड पॉइंट, बिल्कुल शार्प एंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा V के विरुद्ध इसको आलेखित क्षार के आयतन को या जो अनुमापक है उसके आयतन को आलेखित कर लेते हैं, तो उससे हमें बिल्कुल शार्प जो है वो एंड पॉइंट प्राप्त होता है। तो ये हमने पढ़े कंसंट्रेशन सेल के उपयोग या EMF मापन के उपयोग। 3 उपयोग पिछले व्याख्यान में पढ़े, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो वो है उपयोग वो ये विभव मूलक अनुमापन है। परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है ये। थैंक यू।